हेलो सभी बच्चों को। आज हम जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का चैप्टर 8 जो आपका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ दिस चैप्टर इज, मैं जैसे बोलूँ अगर थोड़ा सा ये सिंपल चैप्टर है, इसीलिए इसकी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का थोड़ा सा एक तो आपको बेसिक आइडिया है, ठीक है, कि सेल क्या है। तो चलिए सेल की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। सेल, व्हाट इज सेल? अभी हम सबको ये मालूम है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है? सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है हमारा? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करना चाहें कि अगर एक सेल एक किसी चीज का स्ट्रक्चरल यूनिट है तो हम कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप फंक्शन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सभी फंक्शंस जो है वो सेल करता है। सेल से छोटा कोई भी एक ऐसा यूनिट नहीं है जो अपने आप अपने सारे बॉडी के काम कर सके। मींस जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि ऐसा सेल से छोटा, अब सेल से छोटा तो आपको सेल ऑर्गेनेलिज में गोल्गी बॉडीज मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे, लेकिन वो इंडिविजुअली फंक्शन नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो है सेल। और इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यूनिसेल्युलर कौन है? जिसका सिर्फ एक सेल है। अब वो एक ही सेल उसकी बॉडी के सभी फंक्शंस कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेल बॉडी के फंक्शंस कर पा रहा है तो वो फंक्शनली एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई थिंक यहां से आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया कि व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम सेल के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं कि सेल है क्या। सेल का जो वर्ड है उसका वैसे बेसिकली जो मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, दैट इज कंपार्टमेंट। अब इसको कंपार्टमेंट क्यों बोला जाता है? सेल को कंपार्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जगह के बहुत सारे जो रिएक्शंस हमारे साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं उसको बाहर की सराउंडिंग से अलग किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ कंपार्टमेंट जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। वो सब इसके अंदर चल रहे हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म एंड दे आर separated from the outer medium and it makes a cell। अब जो इसको सेपरेट कर रही है लेयर, उस लेयर को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि एक सेल, अगर हम बात करें एक सेल की तो उसमें क्या है? एक सेल में ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, उसका कुछ डीएनए है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं और उनके अंदर हो रहे हैं कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैसे समझेंगे इसको हम? कि जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनेली है, इसमें एक अपना रिएक्शन हो रहा है कि A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B। ये एक और सेल ऑर्गेनेली है जिसमें B रॉ मटेरियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C। ऐसे ही कोई थर्ड ऑर्गेनेली हो सकती है जिसमें X इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Y। अब ये जो इसके अंदर की ऑर्गेनेलीज हैं इनमें अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं और ये भी क्या है, सेल के अंदर भी ये सेपरेट है। तो सेल खुद तो एक कंपार्टमेंट है ही है, सेल के अंदर काम करने के लिए भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। वो कंपार्टमेंट्स किसी मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं और वो कंपार्टमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी यहां पर हमने क्या इसको कंक्लूड अगर हम करें तो क्या है कि सेल के बेसिक फीचर्स में आती है सेल मेम्ब्रेन, इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल मींस सेल ने अगर कुछ सीख लिया है तो उसको अब नेक्स्ट जनरेशन को उसको पास करना है।
तो नेक्स्ट जनरेशन को पास करने के लिए जो उसकी कोडिंग लैंग्वेज है दैट इज डीएनए। ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं और इन ऑर्गेनेलीज में चल रहे हैं कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। अब व्हाट इज सेल, इस चीज की स्टडी बहुत प्रोग्रेसिवली हुई। जैसे हम बात करते हैं डे बैक टू 1665, जिसमें रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को ऑब्जर्व किया। एक्चुअली वो सेल्स नहीं थे, क्या था, उन्होंने सेल, एक कॉर्क प्लांट का पार्ट है कॉर्क, विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन सम अपकमिंग लेसन्स। प्लांट की बाक का जो कॉर्क का पार्ट था वो लिया, उसके थिन स्लाइस करे और उसको ऑब्जर्व किया। उसकी ऑब्जर्वेशन में जो पाया गया वो ये था कि उसको एक हनी कोम जैसे कंपार्टमेंट्स नजर आए। हनी कोम मीन्स जैसे आपका बी हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता, कुछ इस तरह के उसको स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुए, तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेल। नाउ बेसिकली रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्ड, हु गेव द टर्म, डिस्क्राइब तो नहीं कहेंगे, हु गेव द टर्म सेल। उसके बाद ईयर 1674 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीवनहॉक, एंटोन वॉन लीवनहॉक इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो डिस्कवर किया वो था पॉन्ड में, पॉन्ड के वाटर में इन्होंने कुछ फ्री लिविंग सेल्स को देखा जो एक्चुअली बैक्टीरिया थे। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन आया जो 1831 में आया। उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अभी इनकी स्टडी को हम न्यूक्लियस जब आगे डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। इसके बाद हमारे दो मेन साइंटिस्ट आए, मैथियास श्लीडन और थियोडोर श्वान। मैथियास श्लीडन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये स्टडी करा और बताया कि जो प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। थियोडोर श्वान, इन्होंने 1839, अब यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, या आप लिख लीजिएगा, इट्स 1839। थियोडोर श्वान ने, जब ये बॉटनिस्ट ने एक कंफर्म करा कि प्लांट सेल से बनते हैं, तो श्वान जो जूलॉजिस्ट थे एंड ही वाज ब्रिटिश, उन्होंने बताया कि सेल्स, जो एनिमल सेल्स हैं वो भी, जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब जूलॉजिस्ट तो थे लेकिन इनको तसल्ली नहीं हो रही थी, तो इन्होंने प्लांट्स को और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी भी किया और इन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं, एक तो जो कॉमन सेल्स हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में जैसे सेल होते हैं, उन सब के ऊपर एक लेयर है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बात करी वो ये करी कि प्लांट सेल के पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो अब इन्होंने कंक्लूड क्या किया, द कंक्लूजन दैट ही मेड वाज कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। अब ये तो सबको समझ में आ गया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, बट ये प्रोडक्ट्स ऑफ सेल क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ सेल में हम वो चीजों की स्टडी करते हैं जो सेल खुद सिक्रीट करता है, जैसे मैट्रिक्स हैं, फाइबर्स हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो एक एक सेल नहीं ऐसे प्रेजेंट होता, सेल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, जो आप पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज। उसके साथ साथ जो जिस मैट्रिक्स में ये सेल होता है वो सेल ही सिक्रीट करते हैं। मैट्रिक्स में कुछ फाइबर्स भी होते हैं जो सेल सिक्रीट करते हैं, तो मतलब सेल और उनसे जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स सब में, मतलब all plants and all animals they are composed of cells and the products of cell। तो यहां से बननी शुरू हुई सेल थ्योरी। ठीक है, यहां से क्या बननी शुरू हुई? सेल थ्योरी। तो हम कहते हैं सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्वान एंड श्लीडन। ठीक है, अब श्वान एंड श्लीडन ने क्या बोला कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक सेल थ्योरी में आया वो ये था कि सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई
कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स बनते कैसे हैं, कहाँ से आए ये सेल, इन चीज़ों को सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। दैट मीन्स वी कैन से कि ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहां से उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, omnis cellula e cellula मीन्स सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन सबको करने के बाद सामने आई फाइनल सेल थ्योरी। अब ये फाइनल सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर लेसन, and for the second part we are going to make another one video. I hope you will enjoy this. Please like, share and subscribe.